नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति में। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना। इस योजना की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। हम यहाँ पर मुख्य जो 9 पॉइंट दे रखे हैं विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं अपनी विज्ञप्ति के अंदर, उस पर कंप्लीटली चर्चा करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत दिए जाने वाले मानदेय यानी पेमेंट कितना मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण किसी भी योजना का होता है वह होता है कितना मानदेय दिया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने 17 अक्टूबर को यह विज्ञप्ति जारी की है और इस विज्ञप्ति का संपूर्ण विवरण निदेशालय ने यहाँ पर विस्तृत रूप से जारी किया है। यहाँ पर लिखा है वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक से यहाँ पर विद्या संबल योजना यानी इस योजना का नाम दे रखा है और इसके अंदर पात्र अभ्यर्थियों को किसके रूप में लगाया जाएगा, गेस्ट फैकल्टी के रूप में यहाँ पर लगाया जाएगा। और यहाँ पर रिक्त पद जो होंगे शिक्षा विभाग के अंदर, विद्यालय में रिक्त पद जो है सरकारी विद्यालयों के अंदर, वहाँ पर उन शिक्षकों की पद योग्यता शर्त एवं प्रक्रिया के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर लगाया जाना है। तो हम बात करते हैं जो प्रथम पॉइंट है उसके अंतर्गत दे रखा है विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यता क्या क्या होगी। तो यहाँ पर 5-6 पद दे रखे हैं यहाँ पे और इसके अंदर यहाँ पर पहला जो पोस्ट जो है पद दे रखा है वह व्याख्याता विभिन्न विषय और इनकी जो योग्यताएं हैं वो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंतर्गत संबंधित योग्यता इनके पास होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के आप ये मान लीजिए व्याख्याता पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो आपको पीजी और बीएड होना अनिवार्य है। यानी आपको पीजी होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए, आपको बीएड जो है योग्यता आपकी होनी चाहिए। सेकंड जो आपके पास में पोस्ट है वह है वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर। तो इसके लिए भी आरएसआर 2021 के अकॉर्डिंग आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। इट मीन्स आपके पास में यहाँ पर यूजी होनी चाहिए और यूजी के साथ में आपके पास में क्या होनी चाहिए, बीएड की योग्यता जो है प्रशैक्षणिक योग्यता यह भी आपके पास में होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट जो 3 नंबर पॉइंट है उसमें दे रखा है अध्यापक L2 यानी लेवल 2 विभिन्न विषयों के लिए। तो इसके लिए भी आरएसआर 99 यानी राजस्थान पंचायती राज नियम जो है 1996 उससे संबंधित जो नियम बना रखे हैं सरकार ने वो होने चाहिए। और इस बार यहाँ पर अध्यापक लेवल 2 और 1 के लिए एक योग्यता और लगा जाए रीट की भी। यानी इन दोनों ही पोस्टों के लिए आपके पास यूजी के साथ में यहाँ पर L2 जो होगा उसके लिए आपको बीएड होना चाहिए, जबकि L1 है उसके लिए आपके पास में योग्यता क्या होना चाहिए, बीएसटीसी होनी चाहिए यानी यूजी प्लस बीएससी। और दोनों के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में रीट की जो पात्रता है वह अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नए अभ्यर्थी जो होंगे उन नए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर रेट की पात्रता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। किन किन पोस्ट के लिए, अध्यापक L2 और अध्यापक L1 के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट आपके पास में प्रयोगशाला सहायक और इस प्रयोगशाला सहायक के लिए आपके पास राजस्थान सेवा नियम के अकॉर्डिंग जो 2021 नियम है उसके अकॉर्डिंग ही योग्यता होनी चाहिए। और जो छठा पॉइंट दे रखा पास दे रखा है वह दे रखा है शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी पीटीआई। अपन यहाँ पर विद्यालयों के अंदर पीटीआई नाम से इनको जानते हैं, शारीरिक शिक्षा शिक्षक। और इसके लिए भी विज्ञप्ति के अंदर पोस्ट स्वीकृत की गई है राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंतर्गत। यानी इनके पास में योग्यता क्या होना चाहिए, बीपीएड यानी पीटीआई की योग्यता क्या होती है, बीपीएड होती है, वो इनके पास में योग्यता होनी चाहिए। तो ये तो थी मुख्य पद एवं योग्यताएं। यानी जो आप अप्लाई करोगे, जो आवेदक होगा उसके पास इस पद पर यह योग्यता इनके पास में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मुख्य जो बिंदु दे रखे हैं विभाग ने, मुख्य बिंदु दिए हैं 5, उन पर अपन चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट दे रहे गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। यानी आयु जो है न्यूनतम आयु वह सेवा नियम के अनुसार होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट दे रखा है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षक वो भी ला सकते हैं और निजी अभ्यर्थी यानी जो बेरोजगार शिक्षक साथी हैं या जो प्राइवेट निजी संस्थानों में पढ़ा रहे हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के रूप में वो अपना भविष्य आजमा सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दे रखा है, सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, लेकिन शर्त क्या है वह आप देखिए। इनके लिए शर्त है उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। न्यूनतम योग्यता क्या है जो अभी अपने पढ़ी है वह योग्यता इनके पास में होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ अब दे रखी है यहाँ पर, अध्यापक लेवल L1 और अध्यापक लेवल L2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक जो है उनके हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। बिल्कुल ये पॉइंट आपको नोट करना, यानी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं वह अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए अध्यापक लेवल L1 और L2 रीट की अनिवार्यता नहीं है।
जबकि जो निजी अभ्यर्थी होंगे, निजी अभ्यर्थी, उनके लिए ये रीट की अनिवार्यता अनिवार्य है। ये आपको विशेष रूप से नोट करना है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट दे रखा है, सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। और लास्ट 5वां पॉइंट दे रखा है, भाषा विषयों को छोड़कर, भाषा विषय यानी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, यानी अंग्रेजी माध्यम में हमारी सरकार ने अभी विद्यालय जो खोले हैं उनके लिए, जैसे ये महात्मा गांधी विद्यालय खोले हुए हैं, अन्य जैसे मॉडल स्कूल जो है स्वामी विवेकानंद जो विद्यालय खोले हुए हैं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय ना ये। तो यहाँ पर यानी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद एवं विषय के लिए संबंधित सेवा नियम में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित योग्यता जो होगी वो अंग्रेजी माध्यम के अंदर अर्जित की जानी अनिवार्य है। यानी भाषा के जो विषय उन 3 को छोड़ दो, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इनको छोड़ने के बाद में अन्य जो विषय जैसे गणित है, विज्ञान है, सामाजिक है, इनके लिए अगर आप अंग्रेजी माध्यम में लिखना चाहते हैं तो आपके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह अंग्रेजी माध्यम के अंदर ही अर्जित की हुई होनी अनिवार्य है। क्लियर हो गया होगा ये आपके। अब बात करते हैं हम सेकंड जो पॉइंट है, रिक्तियाँ। और रिक्तियाँ के अंदर जो पहला पॉइंट दे रखा है उसमें दे रखा है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त, यानी उस विद्यालय के अंदर वह पोस्ट स्वीकृत होने चाहिए, लेकिन आप योग्य तभी है, अप्लाई कर सकते हैं तभी जब वहाँ पर वह पोस्ट जो है रिक्त होनी चाहिए, यानी स्पष्ट रूप से रिक्त होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो दे रखा है उसमें दे रखा है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषय के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग से पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। यानी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा उनको लगाया जा रहा है विभाग के द्वारा, और लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सकने वाले पदों को स्पष्ट रिक्त के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी अगर वहाँ पर पोस्ट भरी नहीं गई इंटरव्यू के द्वारा तो वह स्पष्ट रूप से रिक्त दर्शाई जा रही है। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षा हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु रिक्त पद के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी इंटरव्यू की प्रोसेस में भी अगर वो पोस्ट चल रही है अंग्रेजी माध्यम के लिए तो वह पोस्ट रिक्त नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिलअप हो चुकी है या रिक्त दर्शाई जा रही है तो वहाँ पर उस पोस्ट को स्पष्ट रूप से रिक्त माना गया है। उसके पश्चात नेक्स्ट 3 नंबर जो पॉइंट मुख्य पॉइंट दे रखा है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये है जो 3 नंबर पॉइंट है, रिक्तियों का प्रकाशन। विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय, पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र एवं ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय या विभाग की जो वेबसाइट आप देख रहे हैं education.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट को आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर आप जाकर के रिक्तियों का प्रकाशन जो 1 तारीख को होने वाला है, 1 नवंबर को, आप वहां जाकर स्पष्ट रूप से इसका अवलोकन कर सकते हैं कौन से विद्यालय में कौन से विषय की पोस्ट जो है वो खाली है। नेक्स्ट 4 नंबर जो बिंदु दे रखा है उस 4 नंबर पॉइंट के अंदर हमें यहाँ पर दे रखा है आवेदन की प्रक्रिया। यानी आवेदन की प्रक्रिया जो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी योजना को हम अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर दे रखा है किसी पद के लिए 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक होने चाहिए या निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हो, यानी न्यूनतम पात्रता वो उस पोस्ट के लिए रखते हो। निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित समय सारणी, जो समय सारणी विवरण यहाँ पर देखेंगे अभी आगे वीडियो के अंदर, समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीओ को स्वयं व्यक्ति सह विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। यानी आपको आवेदन जब करेंगे तो उस विद्यालय के अंदर आपको स्वयं उपस्थित होकर उस विद्यालय के प्राचार्य या जो संबंधित पीओ है उनके सामने व्यक्ति से आपको जो आपका आवेदन है वह देना है। बात करते हैं हम 5वां जो बिंदु दे रखा है, यानी 5वां पॉइंट है, उसमें दे रखा है यहाँ पर वरीयता का निर्धारण। यानी किसके आधार पर आपको नियुक्त किया जाएगा, कौन सा बेस होगा वह जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर 5वां बिंदु है वरीयता का निर्धारण। यानी मेरिट लिस्ट जो है किस आधार पर तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट जो बनाएंगे ना वो। तो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु पात्र आवेदन पत्रों की जाँच उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद व विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। किनके द्वारा? संबंधित प्राचार्य या पीओ के द्वारा।
वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंकों का कितना परसेंट लेंगे? 75%। यानी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका तो 75% लेंगे। और प्रशैक्षणिक योग्यता इट मीन्स बीएड या बीएसटीसी उसका कितना परसेंट लेंगे? 25%। और इसके आधार पर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगी, यानी वरीयता सूची जो है उसका तैयार किया जाएगा। वरीयता सूची को समान अंक होने की स्थिति में, यानी दो जो अभ्यर्थी है उनके बराबर अंक आ गए, मान लो बराबर अंक आ गए, तो अधिकतम आयु के अभ्यर्थी जो अधिकतम आयु वाला अभ्यर्थी है उसको वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखाया जाएगा। यानी जिसकी आयु ज़्यादा हो गई है, उम्र बड़ी है जिसकी, उसको पहले स्थान पर दिखाया जाएगा और जो कम आयु वाला है उसको द्वितीय स्थान पर दिखाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन है तो किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यानी ये तो आप निष्फिक्र हो जाइए, किसी प्रकार का इंटरव्यू बेस ये मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगी। मेरिट लिस्ट केवल और केवल आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता यानी बीएड या बीएसटीसी जो होती है उसका 25% इसको काउंट करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर वरीयता सूची जो वो जारी की जाएगी। उसके पश्चात जो छठा जो पॉइंट दे रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। छठा पॉइंट है परिवेदना प्रस्तुत करना, यानी परिवेदना कोई संतुष्ट नहीं हो इस निर्णय से तो उसके लिए पात्रता या वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार है, यानी परिवेदना समिति बनाई गई है विभाग के द्वारा जिले के लिए और इसके अंदर 4 सदस्य होंगे। पहला जो सदस्य होगा वह पद नाम दे रहेगा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीडीओ साहब जो होंगे वह अध्यक्ष हैं इस परिवेदना समिति के। सेकंड है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सदस्य होंगे। 3 नंबर सदस्य जो होंगे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक, वो भी सदस्य है। और 4 नंबर है संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ साहब, सीबीओ सर जो हैं वह भी क्या इसके सदस्य हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 4 सदस्यों की, यानी जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे, उनकी परिवेदना समिति बनाई गई है। उनको आप जाकर के अपना परिवेदना है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी योजना के लिए, बहुत ही शानदार पॉइंट, 7वां पॉइंट, और इसके लिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझिए इसको। 7वां पॉइंट है मानदेय को लेकर के, यानी यहाँ पर आकर्षक वेतन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है गेस्ट फैकल्टी को। विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी के जो साथी हैं उनके पदवार प्रति घंटा, यानी प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर उनको वेतन जाए। प्रति घंटा का अर्थ है 60 मिनट। जो कालांश विद्यालय में चलते हैं वह कालांश नहीं, वो 30 या 35 मिनट के होते हैं, 40 मिनट के। यहाँ पर प्रति घंटा का अर्थ है 60 मिनट। 60 मिनट का अगर आपने काम किया है, वहाँ पर कालांश लिए हैं 60 मिनट तक, तो आपको मानदेय इस अनुसार होगा। तो वहाँ पर पहला जो पॉइंट दे रखा है अध्यापक L1 L2 के लिए, यानी कक्षा 1 से 8 तक। L1 अध्यापक होते हैं वो पढ़ाते हैं 1 से 5 तक और L2 के जो साथी होते हैं वो पढ़ाते हैं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए। तो यहाँ पर प्रति घंटा यानी 60 मिनट के लिए मानदेय है 300 रुपया प्रति घंटा। यानी आप 1 घंटा अध्ययन करवा देते हैं तो आपको 300 रुपये मिलेंगे, लेकिन उस महीने में, पूरे महीने में अधिकतम आपको 21,000 रुपये ही दिए जाएंगे। यानी इस प्रकार से आपके कालांश जो है वो सेट किए जाएंगे कि आपको अधिकतम 21,000 रुपये मिले, इससे अधिक आपको नहीं मिलेंगे। सेकंड है वरिष्ठ अध्यापक। वरिष्ठ अध्यापक यानी 9 और 10 में जो पढ़ाते हैं वह शिक्षक, और इनको प्रति घंटे 350 रुपये मिलेंगे, लेकिन अधिकतम रुपये कितने मिलेंगे? 25,000 रुपये अधिकतम इनको मासिक देय होगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसके अंदर प्राध्यापक यानी व्याख्याता कक्षा 11 से 12 के लिए, उनमें 400 रुपये प्रति घंटा है और अधिकतम मासिक जो देय मानदेय है वह 30,000 रुपये होगा। और प्रयोगशाला सहायक जो हैं उनको अधिकतम 21,000 रुपये और शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो PTI हैं इनको भी 21,000 रुपये अधिकतम देय होगा और प्रति घंटा जो है वो 300 रुपये इनके पास में दिए जाएंगे। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है अन्य शर्तें, जो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी योजना के लिए। तो इस योजना के लिए जो अन्य शर्तें दे रखी है वो आप बड़े ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए। पहला पॉइंट दे रहेगा चयन अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। यानी आपका अगर चयन हो जाता है गेस्ट फैकल्टी के लिए तो आपको 7 दिन के अंदर सहमति देनी होगी तथा प्राचार्य PO द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने के लिए उपस्थित होंगे।
सेकंड पॉइंट है निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता के अग्रिम क्रमांक वाले अभ्यर्थी, यानी आप पहला अभ्यर्थी नहीं आता है वरीयता में तो निश्चित तिथि के पश्चात में सेकंड जो वरीयता वाला अभ्यर्थी है उसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा, यानी उसको फिर आमंत्रित किया जाएगा यहाँ पर इस पोस्ट के लिए। 3 नंबर पॉइंट है गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत। यहाँ पर ध्यान दें, सत्रांत का अर्थ है जब तक ये सत्र चलेगा, शिक्षा सत्र जो है, जैसे मान लो अभी 22-23 सत्र चल रहा है, तो जब तक बच्चों का एग्ज़ाम होकर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं, जैसे मई मध्य के अंदर ये सत्रांत होता है, वहाँ तक या नियमित प्रक्रिया से भरे जाने वाले प्रावधानों में से जो भी पहले हो। नियमित प्रक्रिया मतलब जैसे भर्तियां चल रही है तो जब तक उस पोस्ट पर सरकार के द्वारा कोई नियुक्ति नहीं होती है तब तक, यानी अगर सरकार के द्वारा नियुक्ति हो जाती है मान लो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, तब ये आपकी पोस्ट गेस्ट फैकल्टी वाली समाप्त हो जाती है, या सत्रांत तक तो रहेगी। फिर अगर अभ्यर्थी कोई नहीं आता है, सरकार के द्वारा नियुक्ति नहीं होती है किसी भी शिक्षक की, तो फिर आप सत्रांत तक जरूर रहेंगे। तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाता है, यानी बिल्कुल लिखा हुआ है पूर्णतः अस्थायी रूप से यह आपकी नियुक्ति की जा रही है। नेक्स्ट जो 4 नंबर पॉइंट है उसमें दे रखा है यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने वाले निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग ने 30 मार्च 2021 को जारी किए हैं। 500 पॉइंट है गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य या संबंधित पीओ उनके द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, यानी कार्यकुशलता में कमी है, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थित अगर आप रहते हैं तो प्राचार्य या संबंधित पीओ है बिना कोई कारण बताए, ध्यान से पढ़िए साथियों, बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा, यानी आपको वहां से मुक्त कर दिया जाएगा, उस कार्य से आपको मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस योजना का, बड़े ध्यान से देखिए। 9 नंबर पॉइंट है टाइम टेबल क्या होगा इस योजना के लिए, दिनांक और कार्यक्रम ध्यानपूर्वक समझिए। पहला क्रमांक 1 नवंबर 2022, यानी 1 नवंबर को 1/11/2022 को विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन होगा। कहाँ होगा? संबंधित यूसीओ या संबंधित पीओ या संबंधित विद्यालय जो है वहाँ पर विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन होगा। उसके बाद में 2 नवंबर से 4 नवंबर तक विद्यालय समय में, विद्यालय समय का अर्थ है 10 बजे से 4 बजे तक आवेदन की तिथि होगी, यानी ये आवेदन तिथि है 2 नवंबर से 4 नवंबर तक विद्यालय समय के अंदर ये आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। नेक्स्ट आपके दे रहेगा 5 नवंबर को क्या होगा? प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी, यानी कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उस विद्यालय के अंदर ये सूची जो है वो प्रकाशित की जाएगी। 4 नंबर पॉइंट जो दे रखा है 7 नवंबर, यानी 7 नवंबर को क्या होगा? पात्रता की जांच की जाएगी और वरीयता सूची का बनाना है ना, अस्थायी मतलब वहाँ पर उस समय तो सभी जो लिस्ट जारी की जाएगी, वरीयता सूची बनाई जाएगी और उसको जारी कर दी जाएगी। उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात आपको 9 दिना, जो तारीख 9 है 9 नवंबर, उसको वहाँ पर आपत्तियाँ मांगी जाएगी। किसी कोई आपत्ति हो इस अस्थायी सूची के अंदर तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। 10 नवंबर को क्या होगा? 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची यानी स्थायी सूची, जिसके अंदर की सभी आपत्तियों का निस्तारण करके अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी, वो स्थायी सूची होगी। और उसके पश्चात 11 नवंबर को यानी 11/11/2022 को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जो प्रथम वरीयता क्रमांक वाला अभ्यर्थी होगा उसको पहले मौका मिलेगा, वह अपने मूल दस्तावेज जांच करवाएगा और सहमति अपनी दर्ज करवाएगा। तो इस प्रकार ये जो 9 मुख्य पॉइंट थे वह हमने यहाँ पर देखे हैं। इसके अंदर जो 8वां पॉइंट है उसमें दिनांक 12 नवंबर को क्या होगा? आदेश जारी किए जाएंगे। मूल दस्तावेज अगर आपके सही पाए गए हैं 11 नवंबर को तो फिर आपके नाम से आदेश जारी होंगे। कितनी तारीख को? 12 नवंबर 2022 को। और दिनांक 19 नवंबर 2022 तक आपको अंतिम तिथि होगी कार्य ग्रहण करने की, यानी आप अगर इच्छुक हैं इस पोस्ट के लिए, आप ज्वाइन करना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, आप शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, विभाग का सहयोग देना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर आपके लिए 19 नवंबर अंतिम तिथि है। अगर आप इस तारीख तक कार्य ग्रहण नहीं करते हैं तो आपसे सेकंड वरीयता वाला अभ्यर्थी होगा, उसको विभाग ने मौका देने की, ये बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए। शिक्षा के क्षेत्र में मानदेय के साथ साथ अपना अध्ययन जारी रखने का बहुत ही आसान और शानदार तरीका शिक्षा विभाग ने बहुत ही अहम पहल की है बेरोजगार साथियों के लिए। तो बेरोजगार साथी या जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, निजी विद्यालयों के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो
इस योजना का लाभ लें, यानी विद्या संबल योजना के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में राजकीय विद्यालयों के अंदर पढ़ाने का अनुभव लीजिए और बच्चों को अधिक से अधिक अपना जो ज्ञान है वह बांटिए, ताकि सरकारी विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं वो भी आपका जो आपके पास में जो ज्ञान है उसका अधिक से अधिक वो लाभ ले सकें। तो साथियों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।